मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था हमने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कूलॉम्स लॉ। कभी भी तो बॉडीज कोई हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। तो इस अट्रैक्शन के फोर्स को या रिपल्शन के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स ने अपना एक लॉ दिया। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ। देखते हैं एक बार। According to Coulomb's law, the force between two charged bodies, these two charged bodies can be positive or negative or both. Let me assume that the force between the charges is F. Then F is directly proportional to the product of charge Q1, Q2. Here we assume that Q1 and Q2 are two charges. Let Q1, Q2 are two charges. And they are separate r distance, and they are separate by distance r. In second case, F is inversely proportional to the square of the distance between them. वापस देखते हैं, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के प्रोडक्ट्स के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, 1/, में आ गया, इसलिए इनवर्सली बोलिए। तो हम बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 11th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि बहुत बार प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया था, और आपने हर बार प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल लगाया होगा और एक कांस्टेंट आया होगा जिसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते थे। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा। देखते हो क्या है? प्रोपोर्शनल का हटाया, इक्वल आया। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे के। के का कुछ पर्टिकुलर नाम वो देखते हैं आगे। व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका एक नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। उसकी वैल्यूज देख लेते हैं हम। K की वैल्यू होगी 9 × 10⁹। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को एक बार देखते हैं। हमको K की यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो K को सेपरेट करते हैं, इन दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं। तो F/r² अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू K। तो वी कैन से F की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। R के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर भी क्या होगा? स्क्वायर। डिवाइड में Q1 Q2 दो चार्जेस का प्रोडक्ट है। चार्ज की यूनिट थी कूलॉम, तो कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो ये हमारी K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब आपको ये K की जो वैल्यू है ये पूरी यूनिट में काम आएगी। यूनिट फर्स्ट के मैंने बताया था आपको, 2 चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स में K की वैल्यू काम आएगी, और फर्दर आगे चैप्टर्स हैं वहां पे भी आपको K की वैल्यू काम आएगी। अब K की वैल्यू ये आई कहां से? तो हम ये पहले ही बता देते हैं कि ये दोनों चार्ज को हमने वैक्यूम में रखा है या फिर एयर में रखा है। तो ये जो K की वैल्यू है ये वैक्यूम या फिर एयर के लिए है। वैक्यूम और एयर। K की ये वाली वैल्यू एक फॉर्मूले से फाइंड आउट की गई है, और K का वाला फॉर्मूला क्या होगा? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो चीज है ये एक नई चीज है, आपको इसको समझना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट, नॉट इज अ प्रेजेंटेशन फॉर एयर और वैक्यूम। इस चीज को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी क्या चीज होती है, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि एक चार्ज बॉडी यहाँ पे एंड सेकंड चार्ज बॉडी यहाँ पे, इनके बीच में अभी कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नो डाउट ये एक दूसरे को बहुत फास्टली अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं ऐसा करता हूं कि इनके बीच में कोई मीडियम ले आता हूं, लेट सपोज वाटर आ गया। अब इनके बीच में वाटर आने से क्या होगा, जो वाटर होगा वो इनके बीच में फोर्स को अपोज करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा। कैसे? सिंपल सी देसी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि वाटर जो है इनको रेजिस्ट करेगा पास में जाने से। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि वाटर की परमिटिविटी अलग होगी। सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी होगी? जो ज्यादा रुकावट देगा उसकी परमिटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो सबसे कम रुकावट कौन देगा? नो डाउट एयर या फिर वैक्यूम सबसे कम रुकावट देंगे, इसलिए सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? एयर या फिर वैक्यूम की। और हाईएस्ट हम बोल सकते हैं डायमंड या फिर सॉलिड चीजों की ज्यादा होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट यहीं से आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये यूनिटलेस, ये यूनिटलेस, तो हम ये बोल सकते हैं कि परमिटिविटी जो है वो इसके जस्ट इनवर्स है, तो इसकी यूनिट भी इसके जस्ट इनवर्स होगी। देख लेते हैं हम, डिवाइड में कूलम्ब स्क्वायर था तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे डिवाइड में, तो परमिटिविटी की वैल्यू कितनी हो गई? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम फाइनल फोर्स की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं? ये फाइनल फोर्स की वैल्यू थी। यहाँ पे k की वैल्यू अगर लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। k की वैल्यू क्या है? ये भी k की वैल्यू। अच्छा, फॉर्मूला वाली वैल्यू रखनी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू ये रखोगे, जब आप डेरिवेशन करोगे तो k की वैल्यू ये पुट करनी है। तो f इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम बोलें कि Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेट बोथ आर पॉजिटिव, so this is the repulsion force. Let both are negative, in this case F also repulsive, and in the case of positive and negative this is the force of attraction. तो ये कूलम्ब का छोटा सा लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब की एक वेक्टर फॉर्म भी है वो। तो कूलम्ब लॉ क्या होता है वो हमने देख लिया। कूलम्ब लॉ नॉर्मली दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला देता है, उसका एक मेथड देता है, और वो फॉर्मूला क्या था? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, एंड इन द केस ऑफ डेरिवेशंस वी विल यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अभी तक जो हमने मीडियम लिया था एयर या फिर वैक्यूम था। लेट एज्यूम दैट कि मीडियम कोई दूसरा है, तो दूसरे मीडियम के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो नहीं आएगा, यहाँ पे k की वैल्यू अलग हो जाएगी। k की वैल्यू बोलने का मतलब है ये पूरी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। कांस्टेंट अपनी वैल्यूज कभी चेंज नहीं करते, दैट मीन्स परमिटिविटी की वैल्यू भी चेंज होगी।
तो हम देखते हैं डिफरेंट मीडियम्स के लिए परमिटिविटी क्या होता है. लेट assume that charges are placed in medium m कोई भी मीडियम. तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी मीडियम की? देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन एम. अब एप्सिलॉन एम को हम बोलेंगे कि ये मीडियम की परमिटिविटी है. तो मीडियम अब चेंज हो चुका है तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा. वही चार्जेस Q1 Q2 बट मीडियम M हो गया है. तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. डिस्टेंस अभी भी वही है, चार्जेस अभी भी वही है, ओनली मीडियम में चेंज आए. मीडियम में चेंज आने के कारण फोर्स वापस चेंज हो गया. अब यहाँ पे भी फोर्स F लिखा था, यहाँ भी फोर्स F लिखा था, मीडियम तो चेंज है तो यहाँ पे FM कर देते हैं. फोर्स इन मीडियम M. And assume that this is equation 1. Sorry, this is equation 1. This is equation 2. हम कुछ चीजें जो कॉमन है उनको कैंसिल आउट करना चाहते हैं. यहाँ पे कॉमन चीज हम देखें Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर. तो इनको हटाने के लिए हम करते हैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड देते हैं. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो क्या होगा यहाँ पे F डिवाइड FM इक्वल टू ये पूरी चीज कैंसल आउट हो जाएगी. ओनली ये बचेगा ऊपर और डिवाइड में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M. फ्रैक्शन डिवाइड फ्रैक्शन. तो दो फ्रैक्शन एक साथ आ गए तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे. तो F अपॉन FM नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि दो फोर्सेस डिफरेंट मीडियम में फोर्सेस के बीच का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं. फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ये एज इट इज एंड इसको रेसिप्रोकल 4 पाई से 4 पाई गया. F अपॉन FM इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड परमिटिविटी ऑफ द एयर. एयर की परमिटिविटी को कभी कभी हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी या नॉर्मली एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही बोला जाएगा. अब ये जो रेशियो है इस रेशियो को एक नाम दे दिया गया. क्या नाम दिया? F अपॉन FM एप्सिलॉन R या फिर जिसको कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एप्सिलॉन R होगा रिलेटिव परमिटिविटी. एप्सिलॉन R क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाएगा. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई आई हैं. एक तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है नया, एक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आया है, एक रिलेटिव परमिटिविटी आया है. तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हर डेरिवेशन में यही चीजें रिपीट होती जाएंगी. एक चीज वेक्टर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि वेक्टर्स में एक ट्रायंगल लॉ होता है. उस ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि एज्यूम दैट ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ है या कोई पोजीशन वेक्टर है R1. यहां से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है इधर और उसका पोजीशन वेक्टर है R2. तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक का. तो ट्रायंगल लॉ हमको ये बताता है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर
का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? इस रिजल्टेंट के। इस रिजल्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? आर वेक्टर। तो हम चाहे इसकी बात करें या इन दोनों को ऐड करें वेक्टरली, दोनों सेम ही चीज होगी। ठीक है। सिमिलरली एक केस और लेते हैं। लेट अज्यूम दैट कि पहला ओरिजिन यही है, एक पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है और दूसरे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो इस बार हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन बताएगा? दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक पर्सन इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे है एंड दूसरा पर्सन इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे। तो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही बताएगा। अब कोई बोलेगा कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, कोई बोलेगा यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। अगर 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे R12 और 2 से 1 की तरफ मेजर कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे R21। इस केस में ट्रायंगल लॉ लगा के देखते हैं। फर्स्ट यहां से स्टार्ट करके इधर आया R1 प्लस 1 से फिर कहां गया? 2 की तरफ। अब 1 से 2 की तरफ गया है तो वेक्टर ये वाला लेता है। R12 विल बी इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये मान के चलते हैं कि यहां से इधर आया, यहां से इधर आया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा R2 वेक्टर। तो यहां हम R12 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कितना होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली अगर आप R21 को फाइंड आउट करना चाहो तो वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये वाली चीजें हम इस लॉ में डायरेक्ट यूज करेंगे। कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन मान लेते हैं या कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, XY प्लेन। इस XY प्लेन में एक चार्ज Q1 ओरिजिनेटेड है यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, एंड सेकंड चार्ज प्लेस्ड है इस पोजीशन पे जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब if they both are like charges so they will repel each other। तो Q2 Q1 को कहां भेजेगा? Q2 Q1 को रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में। सिमिलरली Q1 Q2 को रिपेल कहां करेगा? इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को डिफरेंट डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेंगे बट इक्वल फोर्स से। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी कभी चेंज नहीं होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज बाय Q2 चार्ज इज force on 1 due to 2, force on charge 1 due to charge 2। Similarly Q2 पे लगने वाला फोर्स F21 वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये दो फोर्स होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 दे बोथ आर स्केलर। तो यहाँ पे वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज क्या होगा कि हम सबसे पहले तो फोर्स कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं? हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं F12 1 पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स। तो 1 पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर भी अलग जगह से काउंट होगा। देखते हैं ये फोर्स लगना कहां से स्टार्ट हुआ था? ये फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था यहां से और कहां तक लग रहा है? वहां तक। तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे? यहां से उधर की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर 21। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेनी है तो वेक्टर का हम क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लगाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? मॉड्यूलस। अब फोर्स में डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो ये फोर्स कहां से कहां की तरफ लग रहा है? 2 से 1 की तरफ लग रहा है। तो यूनिट वेक्टर आएगा यहाँ पे,
यूनिट वेक्टर नॉर्मली डायरेक्शन को दिखाता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो आर यूनिट वेक्टर कहाँ से लग रहा था? 2 से। कहाँ की तरफ लग रहा था? 1। तो हमने F12 फोर्स कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो जब हम F12 फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोजीशन यूनिट वेक्टर 2 1 आ रहा है, दैट मीन जस्ट रिवर्स है। सिमिलरली F21 फोर्स को कैलकुलेट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज स्केलर क्वांटिटी। Q1 Q2 ये भी स्केलर है तो यहाँ पे भी Q1 Q2 आएगा डिवाइड में। अब 2 पे फोर्स कहाँ से लग रहा है? 1 की तरफ से। तो 2 पे फोर्स लग रहा है वहां से, तो वहां से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। तो R12 वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर वहां से लगना स्टार्ट हुआ था यहाँ की तरफ 1 2। सबसे पहले इसकी दोनों फोर्स की वैल्यूज की बात करें, सेम दोनों जगह Q1 Q2 सेम। अच्छा, अब डिस्टेंस की अगर बात करें तो चाहे यहां से यहां तक मेजर करो या यहां से यहां तक मेजर करो, दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी दोनों में क्या है? सेम, बट यूनिट वेक्टर दोनों में डिफरेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन दोनों की रिवर्स है। हम ये बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन की जस्ट रिवर्स है तो नेगेटिव साइन शो कर दिया, नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। अब जब ये दोनों डायरेक्शन रिवर्स हैं तो ये दोनों फोर्स भी क्या होंगे? रिवर्स। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है और यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला है कि ये दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको अगर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए आ जाए, लेट अज्यूम दैट कि R1 R2 पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो वहां पे आपको R12 के मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। तो R12 का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि R12 निकलेगा R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 और R21 कैसे निकलेगा? R1 माइनस R2। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उसको आप सॉल्व करें, फिर जो भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।